नमस्कार साथियों, आयुष कंपटीशन क्लासेस में आप सबका स्वागत है। हम भारतीय राज्य व्यवस्था और शासन पढ़ रहे हैं और इसमें आज का जो हमारा टॉपिक है यह है स्थानीय स्वशासन। ये जो टॉपिक है हमारी जो भी आगामी परीक्षाएं होनी हैं, चाहे उत्तराखंड पीसीएस है, नायब तहसीलदार इनकी मुख्य परीक्षाएं हैं, या अभी समीक्षा अधिकारी होना है, या उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के द्वारा जो परीक्षाएं आयोजित की जाएंगी, जैसे पुलिस भर्ती है या पुलिस का जो भी दरोगा वाला पेपर होना, आरक्षी के अलावा बंदी रक्षक, वन रक्षक, पटवारी, उन सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ ये जो हम टॉपिक पढ़ रहे हैं, मैं इसके लिए आप लोगों को महत्वपूर्ण पुस्तकें दिखा देता हूँ कि यह पुस्तकें कौन कौन सी हैं। तो ये जो हमारी श्रृंखला चल रही है इसमें हम दो चीज़ों को बेस लेकर चल रहे हैं और हमारा उद्देश्य केवल रिवीजन के लिए यहाँ पर वीडियो बनाना है। तो पहला तो ये है भारत का संविधान। ठीक है, पहली किताब भारत का संविधान है और द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, और ये संशोधित इसका संस्करण है, बाईलैंग्वेज है, हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में है। ठीक है, तो ये इस तरफ आपको इंग्लिश और उसी का अनुवाद आपको हिंदी में दिखेगा। तो जो हमारा संविधान है, इस संविधान के महत्वपूर्ण जो हमारे तथ्य हैं हम उनको देख रहे हैं। इसके अलावा ये एक किताब है, फोटोकॉपी है, भारतीय संविधान और प्रशासन। ठीक है, तो इसमें से ये जो पुस्तक पहले चला करती थी NCERT है, ये कक्षा 11 की 11th की ये NCERT है। इस NCERT के अनुसार हम देख रहे हैं कि NCERT में या बेयर एक्ट में भारत के संविधान में क्या प्रमुख तथ्य दिए गए हैं, और इन तथ्यों को हम रिवीजन करने का प्रयास कर रहे हैं कि हम 20-25 मिनट में पूरा एक टॉपिक अपना रिवाइज कर लें। तो शुरू करते हैं हम आज का अपना टॉपिक स्थानीय स्वशासन, जिसमें हम दो भाग देखेंगे। पहला भाग हमारा ये पंचायत है और दूसरा नगर पालिका, तो एक ही। तो सबसे पहले हम बात करते हैं पंचायत। तो सन 1870 में लॉर्ड मेयो के द्वारा स्थानीय स्वशासन के लिए कुछ प्रावधान करने का प्रयास किया गया था, और यहाँ महत्वपूर्ण ध्यान रखना है सन 1882। तो 1882 में भारत के जो गवर्नर जनरल थे या वॉइसरॉय थे, उनका नाम है लॉर्ड रिपन, और इन्होंने स्थानीय स्वशासन के लिए प्रयास किया, और इसीलिए लॉर्ड रिपन को स्थानीय स्वशासन का जनक माना जाता है। लेकिन जब ये भारत से वापस चले गए तो जो इनके उत्तराधिकारी हैं उन्होंने इनकी इस योजना को, स्थानीय स्वशासन को, ठंडे बस्ते में डाल दिया, मतलब कोई उस पर आगे कार्रवाई नहीं की। फिर 1919 का जब अधिनियम आया और वहाँ पर प्रांतों में द्वैध शासन शुरू किया गया, लागू किया गया, तब थोड़ा बहुत यहाँ प्रावधान हुआ। सर्वप्रथम महात्मा गांधी के द्वारा ये जो स्थानीय स्वशासन है इसको पंचायती राज नामांकन दिया गया। इसके बाद संविधान जब बना है तो संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में एक अनुच्छेद लाया गया। वो अनुच्छेद ध्यान रखना है, अनुच्छेद 40। ये आर्टिकल 40 ग्राम सभा के गठन से संबंधित है। इसके बाद जब देश आज़ाद हो गया, संविधान लागू हो गया, अनुच्छेद 40 वगैरह आ गया, सन 1952 में दो योजनाएं लाई गई थी। सन 1952 में एक योजना लाई गई थी, इसका नाम है सामुदायिक विकास कार्यक्रम। तो ध्यान रखना है, पूछा गया है प्रश्न, सामुदायिक विकास कार्यक्रम कब लागू हुए? 1952 में, और राष्ट्रीय प्रसार सेवा सन 1953 में। तो इन दोनों योजनाओं की समीक्षा करने के लिए एक समिति गठित की गई थी। इस समिति का नाम है बलवंत राय मेहता समिति। इस मेहता समिति ने सन 1957 में अपनी रिपोर्ट दी थी। तो उस रिपोर्ट के आधार पर देश में सबसे पहले पंचायती राज व्यवस्था शुरू की गई 2 अक्टूबर 1959 को। कहाँ पर शुरू की गई? नागौर में। नागौर कहाँ पर है? राजस्थान में। ठीक है, और इस योजना का शुभारंभ करने वाले तात्कालिक प्रधानमंत्री श्री जवाहरलाल नेहरू थे। ये इसके अलावा पूछा जाएगा कि राजस्थान के बाद ये जो पंचायती राज व्यवस्था है कहाँ शुरू की गई? ये मध्य प्रदेश में शुरू की गई। और अब यहाँ पर क्या था, सन 1960 के दशक तक जो पंचायत हैं, पंचायतों को फंडिंग की दिक्कत रहती थी, पंचायत के चुनाव समय पर नहीं होते थे, तो इसके लिए फिर संवैधानिक प्रयास करने का मतलब प्रयास किया गया, संवैधानिक की दर्जा दे दिया जाए। तो ये जो 64वां संविधान संशोधन अधिनियम 1989 में लाया गया राजीव गांधी के समय, ये लोकसभा में तो पारित हो गया, लेकिन राज्यसभा में पारित नहीं होने से क्या हुआ कि ये विधेयक अधिनियम नहीं बन पाया। अच्छा, इसके लिए भी ध्यान रखना है कि यहाँ पर 1986 में LM सिंघवी समिति आई थी, और इस समिति ने रिकमेंडेशंस दी थी कि इन पंचायतों को या स्थानीय स्वशासनों को आप क्या करें, संवैधानिक दर्जा दें। तो 64वां संविधान संशोधन 1989 जो कि असफल रहा।
इसके बाद 73वां संविधान संशोधन आया। ये 73वां संविधान संशोधन कब आया है, महत्वपूर्ण है, सन 1992 में। तो यहाँ पर बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि 1992 या 1993। तो विधेयक जो बना है, ये एक अधिनियम बना है, सन 1992 में है, और जो इम्प्लीमेंट हुआ है 1993 में। तो देख लेते हैं 73वें संविधान संशोधन में प्रमुख बातें क्या की गई थी। सबसे पहले तो यहाँ भारत के संविधान में एक नया भाग जोड़ा गया, ये भाग है भाग 9। इसके अलावा संविधान में 16 नए अनुच्छेद जोड़े गए। ये अनुच्छेद कहाँ से कहाँ तक है, आर्टिकल 243 जोड़ा गया, जिसमें 16 भाग 243 से लेकर 243 तक जोड़े गए। इसके अलावा संविधान में एक नई अनुसूची जोड़ी गई, ये अनुसूची 11 है, यानी जो संविधान का 11वां शेड्यूल है, अनुसूची है, ये जो अनुसूची है यह पंचायतों से संबंधित है। अगला प्रश्न यहाँ पर ये बनेगा कि जिस समय ये 73वां संविधान संशोधन आया, उस समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे। भारत के प्रधानमंत्री थे पीवी नरसिम्हा राव। इस समय जो पंचायत है, पंचायतों को कुल 29 विषयों पर कानून बनाने की शक्ति प्रदान की गई, और यह जो अधिनियम है 24 अप्रैल सन 1993 को लागू हुआ। तो ध्यान रखना है, इसीलिए प्रतिवर्ष भारत में 24 अप्रैल को हम पंचायती राज दिवस के रूप में मनाते हैं। इसके अलावा अन्य चीज़ें अगर हम कहें तो पंचायत क्या है, पंचायत लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की व्यवस्था है, अर्थात जो शक्ति है वो शक्ति एक व्यक्ति के हाथ में नहीं रहेगी। शक्ति को क्या किया जाएगा, समाज में जो गरीब से गरीब या वंचित से वंचित वर्ग है उसे भी प्रशासन में भागीदारी दी जाएगी। इसके अलावा यह तृणमूल लोकतंत्र की व्यवस्था है, यानी ग्रास रूट डेमोक्रेसी की यहाँ पर बात की गई है, यानी गांव का जो प्रशासन है वह गांव के लोगों के द्वारा ही संभाला जाएगा। इसके अलावा पंचायत विषय किसका है, पंचायत राज्य सूची का विषय है, और जो हमारा संविधान है 7वीं अनुसूची में 3 भाग हैं, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। तो यहाँ पर ये प्रश्न पूछा गया है कई बार, पंचायत किसका विषय है, राज्य सूची का विषय है। इसके अलावा जब ये समिति नहीं आई थी, सन 1960 के दशक की हम बात कर रहे थे कि चुनाव समय पर नहीं होते थे, सबसे बड़ी दिक्कत रहती थी पंचायतों को फंडिंग, कि पंचायतों के पास पैसा नहीं रहता था। तो ध्यान रखिएगा कि जो इसे पैसा है पंचायतों को वो कहाँ से दिया जाता है, राज्य की संचित निधि से। तो ये सभी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो आज तक किसी न किसी परीक्षा में पूछे जा चुके हैं, या तो यूपी पीसीएस में आ चुके हैं, उत्तराखंड पीसीएस में आ चुके हैं, या उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के द्वारा पूछे गए हैं। जैसे अभी 2 साल पहले उत्तराखंड वीडियो का जो पेपर हुआ था, उस पेपर में ही 2 या 3 साल पहले इसी टॉपिक से केवल 2 क्वेश्चन पूछे गए, या उत्तराखंड पीसीएस 2016 में इस टॉपिक से 3 क्वेश्चन पूछे गए थे 150 में से। तो 100 में से 2 प्रश्न, यानी जो जीएस के 40 प्रश्न आते हैं उनमें से 2 प्रश्न इसी में इंपॉर्टेंट थे। तो पटवारी के लिए भी ये टॉपिक बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसके अलावा सीटेट यूटेट सभी के लिए महत्वपूर्ण है। तो देख लेते हैं एक बार फिर से हम पंचायत, ठीक है। 1870 लॉर्ड मेयो शहरी निकाय के लिए प्रयास कर रहे हैं। 1882 में लॉर्ड रिपन ने स्थानीय स्वशासन के लिए प्रयास किया, इसीलिए इन्हें स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है। महात्मा गांधी के द्वारा इस व्यवस्था को पंचायती राज नाम दिया गया। संविधान में राज्य के नीति निदेशक तत्वों में अनुच्छेद 40 जोड़ा गया, जो कि ग्राम सभा के गठन की बात करता है। 2 अक्टूबर 1959 को नागौर राजस्थान में जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, जो तात्कालिक प्रधानमंत्री थे, उनके द्वारा पंचायती राज व्यवस्था का प्रारंभ किया गया। ये किस कमेटी की रिकमेंडेशंस पर है, बलवंत राय मेहता समिति की रिकमेंडेशंस पर 2 अक्टूबर 1959 को नागौर राजस्थान में व्यवस्था का प्रारंभ हुआ। इसके बाद पूछा जाएगा अगर राजस्थान के बाद दूसरा राज्य कौन था, वो राज्य है मध्य प्रदेश। यहाँ पर अब ध्यान रखना है 64वां संविधान संशोधन 1989 लाया है, जो कि राजीव गांधी के समय में आया, लेकिन यह पारित नहीं हो पाया। तो संवैधानिक दर्जा कौन सी कमेटी के रिकमेंडेशंस पर दिया गया है, ये LM सिंघवी समिति जो 1986 में आई थी उसकी रिकमेंडेशंस पर है। फिर इसके बाद 73वां संविधान संशोधन 1992 में आया, जिसमें संविधान में प्रमुख क्या सुधार किए गए। पहला तो भाग 9 जोड़ा गया, अनुसूची 11 जोड़ी गई। अनुच्छेद 243 में 243 से 243O तक कुल 16 अनुच्छेद यहाँ पर जोड़े गए। प्रधानमंत्री उस समय देश के थे PV नरसिम्हा राव। पंचायत को कुल 29 विषयों पर कानून बनाने की शक्ति दी गई है, और ये 29 विषय अनुच्छेद 243G में हैं। इसके अलावा 24 अप्रैल सन 1993 को भारत में पंचायती राज व्यवस्था ये लागू हुई है 73वें संविधान संशोधन के अनुसार। इसीलिए हम प्रत्येक वर्ष 24 अप्रैल को
पंचायती राज दिवस मनाते हैं। पंचायत कैसी व्यवस्था है? लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण या तृणमूल लोकतंत्र की व्यवस्था है, राज्य सूची का विषय है और फंड दिया जाता है राज्य की संचित निधि से। अब इसके बाद हम बात करते हैं महत्वपूर्ण समितियां। तो पहली समिति हम देख चुके हैं, सबसे पहले बलवंत राय मेहता समिति का गठन हुआ था और ये गठन किस लिए किया गया था? सामुदायिक विकास कार्यक्रम सन 1952 और राष्ट्रीय प्रसारण योजना सन 1953 की समीक्षा करने के लिए। अब इस कमेटी ने रिकमेंडेशंस क्या दी? क्या कहा कि पहले तो रिकमेंडेशंस कब दी? 1957 में दी हैं और पंचायत का जो ढांचा है ये ढांचा त्रिस्तरीय दिया, यानी पंचायत 3 स्तर पर बनेगी। कौन कौन सा? गांव में ग्राम स्तर, ब्लॉक में ब्लॉक स्तर और उसके बाद पूरे ज़िले में जिला स्तर। इसीलिए बलवंत राय मेहता को क्या कहा जाता है? पंचायती राज व्यवस्था का शिल्पी कहा जाता है। ये क्वेश्चन उत्तराखंड में कई बार पूछे गए हैं। ठीक है, इसके बाद अन्य समिति कौन सी हैं? संथानम समिति 2 बार गठित हुई है, 1963 और 1964। सादिक अली समिति 1964। अशोक मेहता समिति 1977। अशोक मेहता समिति ने क्या कहा कि पंचायत के जो स्तर हैं वो 3 नहीं होने चाहिए, 2 होने चाहिए। जैसे यहाँ ग्राम, ब्लॉक और जिला है, तो अशोक मेहता समिति क्या कह रही है कि केवल 2 स्तर होने चाहिए। साथ ही इन्होंने न्याय पंचायत के गठन की भी बात की। तो ये क्वेश्चन उत्तराखंड पीसीएस 2016 में पूछा गया है, न्याय पंचायत का गठन, और ये एनसीईआरटी में कक्षा 11 की किताब में ये क्वेश्चन दिया गया है। इसके अलावा हनुमंत राव समिति 1964, GV.K. राव समिति 1985, LM सिंघवी समिति 1986। तो ये LM सिंघवी समिति क्यों लाई गई है? पंचायतों को संवैधानिक दर्जा देने के लिए, और इसी के तहत 73वां संविधान संशोधन यहाँ पर क्या किया गया? संविधान में लाया गया, जोड़ा गया, नए अनुच्छेद जोड़े गए। इसके अलावा के थुंगन समिति जो कि सन 1988 में आई थी। अब हम बात करते हैं कि जो हम कह रहे हैं ये 16 अनुच्छेद नए जोड़े गए, इन 16 अनुच्छेदों में महत्वपूर्ण तथ्य क्या हैं? तो सबसे पहले आपको यहाँ पर ये सारे अनुच्छेद आपको याद करने पड़ेंगे, और पर डे अगर आप 10-15 अनुच्छेद याद करते हैं तो 10 दिन में आपको संविधान के सभी महत्वपूर्ण अनुच्छेद याद हो जाएंगे। तो शुरू करते हैं आर्टिकल 243, जिसमें क्या दी गई है? परिभाषा दी गई है। अनुच्छेद 243 से आर्टिकल 243A किससे संबंधित है? ग्राम सभा से संबंधित है। अब प्रश्न अगर यहाँ पर ये पूछा जाएगा ग्राम सभा किसे कहेंगे, तो क्या होगा कि गांव में जो भी हमारा वो गांव है, ग्रामीण क्षेत्र है, यानी जो भी हमारे गांव की बाउंड्री, उसमें जितने भी लोग पंजीकृत हैं, जिनका जो वहाँ से वोट दे सकते हैं, ठीक है, वो क्या कहलाएगी? वहाँ की ग्राम सभा कहलाएगी। इसके अलावा 243B आर्टिकल 243B ये क्या कह रहा है? ये पंचायतों की गठन की बात करता है। तो पंचायतों का गठन कैसा होगा? हमारे यहाँ 3 स्तर पर होगा। पहला ग्राम स्तर पर ग्राम सभा, दूसरा मध्यवर्ती स्तर पर यानी ब्लॉक स्तर पर, और तीसरा जिला स्तर पर। लेकिन यहाँ पर एक प्रावधान ये भी कहा गया है कि अगर किसी राज्य की जनसंख्या 20 लाख से कम है तो वहाँ पर मध्यवर्ती स्तर पर जो ब्लॉक वाला है उसका गठन वहाँ पर नहीं होगा, वहाँ पर केवल 2 ही होंगे। 243C यह पंचायतों की संरचना से संबंधित है। तो पंचायतों की जो संरचना है उसमें चेंज कौन कर सकता है? राज्य का विधानमंडल। और ध्यान रखना है, राज्य का विधानमंडल इसके लिए क्या करेगा? विधेयक पारित करेगा, यानी विधि के अनुसार करेगा, मनमाने ढंग से नहीं करेगा। तो पंचायतों की संरचना कैसी होगी? अनुच्छेद 243C में दिया गया है। इसके बाद आर्टिकल 243D यह पंचायतों में आरक्षण से संबंधित है। तो ध्यान रखना है कि पंचायत और नगर पालिका में आरक्षण है, लोकसभा या इनमें आरक्षण नहीं है, विधानसभा में भी आरक्षण नहीं है। तो एक प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि किस संस्था में आरक्षण है? पंचायतों में आरक्षण दिया गया है। किस किस को आरक्षण दिया गया है? अनुसूचित जाति को, अनुसूचित जनजाति को और महिलाओं को आरक्षण दिया गया है। और 1/3 आरक्षण जैसे महिलाओं के लिए रखा गया है। तो कई राज्य, जैसे उत्तराखंड हम एग्जाम्पल दे सकते हैं, उत्तराखंड ने महिलाओं को पंचायत या निकाय चुनाव में 50% का आरक्षण दिया गया है। इसके बाद हम बात करते हैं आर्टिकल 243E, ये पंचायतों की अवधि से संबंधित है। तो जो पंचायत की अवधि है वो चुनाव जीतने से नहीं होगी, वो पहले अधिवेशन से, ठीक है। तो वो कब से होगी? पंचायतों की अवधि पहले अधिवेशन से 5 वर्ष तक होती है। और अगर किसी भी कारण पंचायतों का जैसे विघटन है, 2 साल में अगर विघटन हो जाता है तो ध्यान रखना है कि नए चुनाव 6 माह के भीतर हो जाएंगे, ठीक है। और अगर कार्यकाल 4.5 साल का हो गया है, केवल 6 माह का कार्यकाल बचा है, तो चुनाव करवाना यहाँ पर अनिवार्य
नहीं है। इसके अलावा जो नया प्रतिनिधि चुना जाएगा वो बचे हुए कार्यकाल के लिए चुना जाएगा, ना कि पूरे 5 साल के लिए। मतलब कि अगर 5 साल का कार्यकाल है, 2 साल में किसी भी कारण से पद पर व्यक्ति नहीं रहता है तो जो नया चुनाव है 6 माह में हो जाना है, और उसके बाद जो भी व्यक्ति चुना जाएगा वो शेष कार्यकाल के लिए चुना जाएगा, पूरे 5 साल के लिए नहीं चुना जाना है। 243F यह सदस्यों के लिए निर्हरताओं की बात कर रहा है, डिस्क्वालिफिकेशंस की बात करता है। यानी कोई भी व्यक्ति अगर वो ग्राम सभा में पंजीकृत है, उसका वोटर लिस्ट में वहाँ पर नाम है और उसकी न्यूनतम आयु 21 वर्ष हो चुकी है, तो वो क्या करेगा, वह चुनाव यहाँ पर क्या कहते हैं, लड़ने के लिए एलिजिबल है। वोट डालने की उम्र 18 साल है और चुनाव लड़ने के लिए यहाँ पर न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए, 21 वर्ष। इसके अलावा जैसे हमने पढ़ा कि ये जो पंचायत है किसका विषय है, राज्य सरकार का विषय है। तो कानून हमने क्या कहा कि कौन बनाएगा, राज्य का विधानमंडल बनाएगा और विधि के अनुसार बनाएगा। जैसे उत्तराखंड में क्या किया गया है कि न्यूनतम शैक्षिक अर्हता भी निर्धारित की गई है, और 2 चाइल्ड पॉलिसी, यानी अगर कोई भी व्यक्ति जिसके 2 से ज़्यादा क्या कहते हैं संतान है तो वो चुनाव लड़ने के लिए एलिजिबल नहीं है। तो इस तरह के प्रावधान कौन करेगा, राज्य का विधानमंडल करेगा और विधि के अनुसार करेगा। इसके बाद हम बात करते हैं आर्टिकल 243G। इसमें शक्तियां, प्राधिकार और उत्तरदायित्व की बात की गई है कि पंचायतों की शक्तियां, प्राधिकार या उत्तरदायित्व क्या होंगे। तो हम डिस्कस कर चुके हैं कि पंचायतों को कुल 29 विषयों में कानून बनाने की शक्ति या अधिकार दिया गया है। अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल याद रखना है 243I। तो ये सब याद होने चाहिए आपको। आर्टिकल 243I है राज्य वित्त आयोग। तो यहाँ पर 2 प्रश्न बनेंगे कि राज्य वित्त आयोग का प्रावधान किस में किया गया है, 243I में किया गया है। इस राज्य वित्त आयोग का गठन कौन करेगा, संबंधित राज्य का राज्यपाल। तो राज्य वित्त आयोग का गठन संबंधित राज्य के राज्यपाल के द्वारा किया जाएगा और प्रत्येक 5 वर्ष की समाप्ति पर किया जाएगा, यानी 5 साल के लिए राज्य वित्त आयोग की रिकमेंडेशंस होती हैं। इसके अलावा 243J, इसमें क्या है, ऑडिट की बात की गई है। 243K यह राज्य निर्वाचन आयोग की बात कर रहा है कि अर्थात जो पंचायत और नगर पालिका के चुनाव हैं, इन चुनाव को कौन करवाएगा, राज्य निर्वाचन आयोग। जो केंद्रीय हमारा निर्वाचन आयोग है वो लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्य की विधानसभाओं के, यानी संसद, राज्य की विधानसभाओं के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव कराता है। निकाय चुनाव से उनका मतलब नहीं होता। तो ध्यान रखिएगा 243 के राज्य निर्वाचन आयोग के गठन की बात कर रहा है, और इस राज्य निर्वाचन आयोग का मतलब जो ये राज्य निर्वाचन आयोग है इसका गठन कौन करेगा, संबंधित राज्य का राज्यपाल करेगा। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि ये जो चुनाव है, चुनाव की अधिसूचना जारी होती है, तो जो अधिसूचना है ये अधिसूचना तो राज्यपाल जारी करेगा, लेकिन जो भी सारा कार्य है वो कार्य कौन करेगा, वो कार्य यहाँ पर राज्य निर्वाचन आयोग जारी करता है। इसके अलावा यहाँ पर संबंधित प्रावधान जो हैं वो भी राज्य के विधानमंडल के द्वारा किए जाएंगे। तो ये हमारा पहला भाग समाप्त होता है इसमें पंचायत। और अब हम पंचायत के बाद दूसरा महत्वपूर्ण हमारा स्थानीय निकाय या स्थानीय स्वशासन में आता है नगर पालिकाएँ। तो हम देख लेते हैं कि नगर पालिकाओं से अक्सर कौन कौन से प्रश्न पूछे जाते हैं। नगर पालिकाओं में आपको पहला ध्यान क्या रखना है कि यहाँ पर भी ये चीज़ ध्यान रखनी है, एलएम सिंघवी समिति की रिकमेंडेशंस पर इन्हें संवैधानिक दर्जा दिया गया। भारतीय संविधान में भाग 9A जोड़ा गया और उस समय प्रधानमंत्री सेम वही PV नरसिम्हा राव हैं। 74वां संविधान संशोधन लाया गया जो कि 1992 में आया, और ये भी इम्प्लीमेंट कब हो रहा है, मई 1993 में। भारत के संविधान में एक नई अनुसूची जोड़ी गई और यह 12वीं अनुसूची थी। इसके अलावा नगर पालिकाओं को कुल 18 विषयों पर कानून बनाने की शक्ति प्रदान की गई। नगर पालिका वाला ये है, इसको 3 स्तर पर बांटा गया, जिनको हम कह सकते हैं नगर निगम, नगर पालिका और नगर पंचायत। तो जब हम उत्तराखंड पढ़ेंगे तब हम उसे वहाँ पर डिटेल में पढ़ लेंगे कि कहाँ पर कितनी जनसंख्या होनी चाहिए। अब हम देख लेते हैं महत्वपूर्ण अनुच्छेद। तो आर्टिकल 243P में क्या है, डेफिनेशन दी गई है। 243Q ये नगर पालिका के गठन से संबंधित है और कैसा होगा, 3 स्तर होंगे। पहला नगर निगम कहलाएगा, दूसरा नगर पालिका और तीसरा नगर पंचायत। इसके अलावा 245R ये नगर पालिका की संरचना से संबंधित है, और नगर पालिका की संरचना कैसी होगी, ये संबंधित राज्य का विधानमंडल निर्धारित करेगा। और ये किस प्रकार निर्धारित करेगा, विधि यानी कानून के
अनुसार संवैधानिक रूप से निर्धारित करेगा। 243 टी इसमें नगर पालिकाओं में आरक्षण की बात की गई है। ये आरक्षण अनुसूचित जाति, जनजाति और महिलाओं से संबंधित है। ठीक है, जैसे बागेश्वर की सीट है, ये बागेश्वर नगर पालिका, पिछली बार क्या थी कि बागेश्वर नगर पालिका महिला आरक्षित थी और इस बार सामान्य सीट है। तो हर बार क्या होती है, समीक्षा होती है। या बागेश्वर जिला पंचायत की जो सीट है, पिछली बार सामान्य सीट थी, इस बार महिला आरक्षित कर दी गई है। तो इसी प्रकार कभी अनुसूचित जाति के लिए, कभी जनजाति के लिए, कभी महिलाओं के लिए इसको राज्य का विधानमंडल क्या कर सकता है, नगर पालिका और पंचायत दोनों को आरक्षित कर सकता है। आर्टिकल 243U ये पंचायतों की अवधि से संबंधित है, यानी कितना समय का उनका कार्यकाल होगा। तो यहाँ भी सेम वही है, जहाँ भी अगर कार्यकाल पूछा जाएगा पूरे संविधान में तो पहले अधिवेशन से 5 वर्ष तक, ठीक है, या शपथ ग्रहण से 5 वर्ष तक। आर्टिकल 243V ये निर्भरताओं की बात करता है। तो कोई भी व्यक्ति जो 21 साल का हो चुका है, जिसकी कम से कम आयु 21 वर्ष हो चुकी है, वह नगर पालिका के चुनाव लड़ सकता है या सभासद बन सकता है। अधिकतम आयु का इसमें प्रावधान नहीं किया गया है। आर्टिकल 243W यह नगर पालिकाओं की शक्तियां, प्राधिकार और उत्तरदायित्व से संबंधित है और कुल 18 विषयों पर कानून बनाने की शक्ति नगर पालिका को दी गई है। आर्टिकल 243 यह वित्त आयोग की बात करता है और यहाँ पर प्रावधान किया गया है कि संबंधित राज्य के राज्यपाल के द्वारा अनुच्छेद 243 के तहत, 243 आई के तहत, तो संबंधित राज्य के राज्यपाल के द्वारा जो 243 आई के तहत राज्य वित्त आयोग का गठन किया जाना है, वही वित्त आयोग यहाँ पर भी प्रावधान करेगा 243 वाई के तहत। यानी वही सेम चीज़ आ गई, जो 243 आई में है वही 243 वाई में भी, नियुक्ति राज्यपाल, अवधि 5 वर्ष। 243 जेड यह ऑडिट से संबंधित है। 243 जेड ए निर्वाचन, तो यहाँ भी यही कहा गया है कि निर्वाचन राज्य निर्वाचन आयोग करवाएगा और इसकी नियुक्ति कौन करेगा, संबंधित राज्य का राज्यपाल। चुनाव कितने वर्ष में होंगे, चुनाव 5 वर्ष में होंगे। अधिसूचना राज्यपाल या राज्य विधानमंडल जारी करेगा और चुनाव कराने का पूरा दायित्व राज्य निर्वाचन आयोग का होगा। अन्य हम इसमें कुछ हमारे जो रह गए हैं ये हम देखते हैं। अनुच्छेद आर्टिकल 243 ZD, आर्टिकल 243 ZE एंड आर्टिकल 243 ZC। तो 243 ZD यह जिला योजना से संबंधित है, जिला योजना के लिए समिति। आर्टिकल 243E महानगर योजना के लिए समिति। और अंतिम इसमें आपको याद रखना है आर्टिकल 243 ZG, यह निर्वाचन संबंधी मामलों में न्यायालय के द्वारा हस्तक्षेप न करना है। ठीक है, यानी जो भी इसमें चुनाव में न्यायालय क्या करेगा कि ये एक अपने आप में जो पंचायतें हैं ये ऑटोनोमस बॉडी हैं। ठीक है, ये एक संवैधानिक निकाय है, ऑटोनोमस बॉडी है, तो इसमें सीधे डायरेक्ट हस्तक्षेप जो है वो न्यायालय के द्वारा नहीं किया जाएगा। ठीक, तो आज ये हमारा एक छोटा सा सेशन था स्थानीय स्वशासन या स्थानीय निकाय के विषय में, जिसमें हमने पंचायत और नगर पालिका को देखा कि क्या हमारे बेयर एक्ट में उसके विषय में महत्वपूर्ण तथ्य दिए गए हैं और 11वीं की NCERT में क्या कहा गया है। इसी के साथ हमारा आज का ये टॉपिक समाप्त होता है। धन्यवाद।